नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के करंट अपडेट्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जनवरी 2024 का वीडियो। लेकिन इससे पहले यहाँ पर किताब कौतिक हल्द्वानी 9, 10 और 11 फरवरी 2024 को, और ये हल्द्वानी के एच.एन. इंटर कॉलेज में जो किताब कौतिक होने जा रहा है, आप हल्द्वानी यानी क्षेत्रीय निवासी इसमें बढ़ चढ़कर भूमिका निभाएं अपनी तरफ से। चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। यह है देवभूमि आईएएस अकेडमी हल्द्वानी और इंडियन करंट अपडेट्स की शुरुआत कर रहे हैं हम यहीं से। विश्व हिंदी दिवस 2024 यहीं से शुरुआत हो रही है इसकी। विश्व हिंदी दिवस 2024 की थीम क्या है? भारत का करंट अफेयर है, तो इस यहीं से इसकी शुरुआत करने जा रहे थे हम। तो पहला ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, विश्व हिंदी दिवस यानी 10 जनवरी 2024 को जो विश्व हिंदी दिवस बनाया उसकी थीम पूछी है यहाँ पर। तो इसका आंसर है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। इसका विशेष थीम ये रही है। और 10 जनवरी 2024 के विश्व हिंदी दिवस का आयोजन नागपुर में हुआ है, महाराष्ट्र में। पहला क्वेश्चन था, उसकी थीम पूछी थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि पूछा है। और 26 जनवरी 2024 इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति। और थीम रही है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। इसकी इस थीम पर रहा है और इसके मुख्य अतिथि हैं इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी 49वें भारत रत्न से 23 जनवरी 2024 को किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई थी? तो कर्पूरी ठाकुर, आम जन के मसीहा और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, कई पदों को सुशोभित कर चुके हैं कर्पूरी ठाकुर जी। थोड़ा सा उनके बारे में यहाँ पर डिटेल है। जन्म कर्पूरी ठाकुर जी का 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर के पेतौंझिया गांव में हुआ है। और शुरुआत हुई 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 26 माह तक भागलपुर की कैंप जेल में रहे थे। और 1948 में आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल में प्रादेशिक मंत्री रहे थे। और फिर 1970 में संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री रहे। और 1977 में 1977 में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे। संपूर्ण राजनीतिक इतिहास में एक बार बिहार के उप मुख्यमंत्री और लगभग 2 बार मुख्यमंत्री और कई वर्षों तक विधायक रहने के बाद उनके अपने लिए एक मकान तक नहीं बनाया, वो है कर्पूरी ठाकुर। पिछड़ों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध हैं बिहार में राजनीति में। पिछड़ों के मसीहा और बिहार के पहले गैर कांग्रेसी सीएम भी कहे जाते हैं, को लगभग 100वीं जयंती पर मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये बहुत बड़ा गौरव का विषय है। पिछले कई वर्षों से भारत रत्न अभी तक दिया भी नहीं गया था, 2-3 सालों से। तो ये कर्पूरी ठाकुर जी को इस बार भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में समुद्र पर देश का सबसे बड़ा पुल कहाँ बनाया गया है? समुद्र पर मतलब समुद्री पुल की बात हो रही है यहाँ पर। समुद्र पर देश का बड़ा पुल का मतलब है, तो इसका आंसर है मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाला होगा। MTHL सेतु कहा जा रहा है इसे। वैसे नाम है अब फिलहाल वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावा सेवा अटल सेतु, ये नाम है इसका। और उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को इसका हो चुका है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। लगभग 21.8 किलोमीटर का लगभग लंबा पुल होगा और 20 मिनट में इसे पार कर सकते हो आप। और लगभग 21,200 करोड़ रुपए की लागत से बना है और दुनिया का 12वां सबसे लंबा ब्रिज माना जा रहा है। लेकिन समुद्री पुल की बात हो रही, ध्यान रखिएगा, समुद्री ब्रिज की बात हो रही है, क्योंकि पुल तो और भी हैं, लेकिन दुनिया का 12वां सबसे बड़ा लंबा समुद्री ब्रिज था ये, भारत का सबसे लंबा। और विश्व का जो सबसे लंबा समुद्री पुल अभी वर्तमान में माना जाता है, ये हांगकांग और जुआ इक मकाऊ 55 किलोमीटर का है। हांगकांग और मकाऊ के बीच लगभग, ये दुनिया का सबसे लंबा पुल और भारत का 12वां सबसे लंबा पुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन कब किया गया है?
तो 30 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था। और एयरपोर्ट का नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया है फिलहाल। और इसका उद्घाटन 30 दिसंबर को मोदी जी ने किया था और अभी फिलहाल बनकर तैयार है। और 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन भी हो चुका है। मतलब शिलान्यास यानी शिला रखी गई जब शुरुआत की गई थी, और फिलहाल 22 जनवरी को समर्पित कर दिया गया देश को, और इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, इनका नाम पूछेगा तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल। अच्छा, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा 12 जनवरी 2024 को मुंबई में आयोजित जलवायु सम्मेलन की थीम क्या थी? इस बार जलवायु सम्मेलन मुंबई में हो रखा है, तो उसकी थीम पूछी जा रही है आपसे। तो उसकी थीम है डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजैक्शन फॉर इंडिया। इंपोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का आयोजन कब किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्योंकि अब 2024 शुरू हुआ है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हो चुकी है, तो इसका आयोजन हुआ है 14 से 28 जनवरी 2024 मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अच्छा, कौन है पुरुष एकल विजेता? तो यानिक सिनर, इटली के हैं यानिक सिनर, और उन्होंने रूस के मेदवेदेव को पराजित किया है, उपविजेता है। दूसरा बड़ा नाम है महिला एकल विजेता अरीना सवालेंका, या अरेना सवालेंका, बेलारूस की हैं, उपविजेता। इन्होंने किसको हराया? तो झेंग किनवेन को। 21 साल की झेंग किनवेन पहली बार इस टूर्नामेंट में थी, और चीन की हैं झेंग किनवेन, और उपविजेता है अभी फिलहाल। नेक्स्ट है पुरुष युगल, रोहन बोपन्ना, भारत के 43 सालों की एज में लगभग उन्होंने ये विजेता का दर्जा प्राप्त किया। और मैथ्यू एब्डेन, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन और रोहन बोपन्ना ने मिलकर सिमोन बोलेली और वावसोरी, ये इटली के हैं दोनों, इनको हरा रखा है। सिमोन बोलेली और वावसोरी को, इटली के। तो पुरुष युगल का खिताब भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने मैथ्यू एब्डेन के साथ मिलकर जीता है, और उन्होंने इटालियन खिलाड़ी को पराजित किया है। और महिला युगल को भी एक नज़र देख लेते हैं किसने। हसी सुहेई ताइवान की तथा एलिस मर्टेस बेल्जियम की, इन्होंने हरा रखा है जेलेना ओस्टापेंका, लाटविया की खिलाड़ी, और लूडिया किचेनो, यूक्रेन के खिलाड़ी, इनको पराजित कर रखा है। तो ये थे पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल और महिला युगल चारों। कौन कहाँ के खिलाड़ी, सारे नाम भी लिख दिए हमने, और कौन उपविजेता रहा ये भी सब लिख रखा है। तो अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन से कोई क्वेश्चन बनता है तो पूरा क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2024 की प्रश्न है यहाँ पर, कि विजेता टीम पूछा जा रहा है। बहुत सालों बाद यहाँ पर मुंबई को कोई हराकर उत्तर प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी की विजेता बनी है। विजेता रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम उत्तर प्रदेश, विजेता उपविजेता मुंबई, मतलब मुंबई को पराजित करके उत्तर प्रदेश टीम इस बार रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जनवरी 2024 को मनाए जाने वाले विश्व कुष्ठ रोग दिवस की थीम क्या थी? तो स्टिग्मा को समाप्त करना और गरिमा को अपनाना, ये थी 28 जनवरी 2024 के कुष्ठ रोग दिवस की थीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीफा द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसे दिया गया 2023-24 के लिए? तो यह है लियोनल मेसी। मेसी लगातार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की खिताब से नवाजे जा चुके हैं, अर्जेंटीना के कप्तान हैं। तो मेसी ने अब तक कुल कितनी बार इसे जीता है? तो एक नज़र इस पर मार रहे हैं हम लोग। मेसी को कुल 8 बार लगातार दूसरी बार यह खिताब दिया गया। अब तक 8 बार जीत चुके हैं और लगातार दूसरी बार। और मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 2022 में विश्व कप ट्रॉफी भी जीती थी। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शतरंज खिलाड़ी जो विश्व चैंपियनशिप चीन के खिलाड़ी डिंग लॉरेन को पराजित कर भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, वो कौन है? तो आर प्रज्ञानंद, रमेश बाबू प्रज्ञानंद काफी सुर्खियों में आजकल, और नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए हैं चीन के खिलाड़ी डिंग लिरेन को पराजित कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में आईसीसी द्वारा भारत के किस क्रिकेटर को 2023 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, वनडे क्रिकेटर घोषित किया है? तो ये है विराट कोहली। चौथी बार ये अब तक दर्जा मिल चुका है उनको। कुल 1377 रन बनाए थे उन्होंने इस बार, 6 शतक और 8 अर्धशतक के साथ, और वर्ल्ड कप में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। भारतीय टीम फाइनल तक पहुंच गई थी। अच्छा, इसके अलावा जो और खिलाड़ियों को
अवार्ड मिला है। श्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर पूछता है तो इसका आंसर है विराट कोहली। ये हमने प्रश्न बना लिया है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो देख लेते हैं। श्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो इसका है कमिंस, पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है। श्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर पूछता है तो सिवर ब्रंट, इंग्लैंड। अच्छा, श्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टोटल क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया के। श्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर पूछता है तो चमारी अटापट्टू, श्रीलंका। और साल की सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर महिला तो हैली मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज। और फिर एक उपलब्धि फिर से भारत के नाम है। ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव जी। और ICC मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछेगा तो रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड। और ICC वुमेन्स इमर्जिंग ऑफ द ईयर तो लीज फील्ड, ऑस्ट्रेलिया। और ICC अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ, इंग्लैंड। डेविड सेफर्ड ट्रॉफी मिली थी इनको। ICC अंपायर ऑफ द ईयर। ये थे कुल खेल पुरस्कार ICC ने जो दे रखे इस बार। तो सारे डिटेल थे हमारे पास इसके, जितने भी पुरस्कार की सीरीज थी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलान 24 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नौसेना का अभ्यास है मिलान 24, मिलान 24 क्या है? तो नौसेना अभ्यास है, कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में से आयोजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने वाले 6 देशों में किसने शामिल होने से इनकार कर दिया था? 6 देश शामिल होने वाले थे इसमें, ब्रिक्स में। जैसे ब्रिक्स मतलब ब्राजील है, R फॉर रशिया है, और I फॉर इंडिया, C चाइना, और S साउथ अफ्रीका। ये देश हैं इसमें। लेकिन इसमें 6 और देश शामिल होने जा रहे थे। वो 6 थे: अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिकी देश, इथोपिया अफ्रीकी देश, ईरान, मिस्र अफ्रीकी देश, सऊदी अरब और UAE। इतने देश और शामिल होने थे इसमें। लेकिन अभी ब्रिक्स में शामिल होने से, वैसे ब्रिक्स का सम्मेलन 2024 में रूस में होने जा रहा है और अर्जेंटीना इसे मना कर दिया है। 6 देशों में जो अर्जेंटीना था शामिल होने वाला, उसने अभी इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। और ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित होगा? तो रशिया में होने जा रहा है। ये भी ध्यान रखना होगा आपको, चूंकि ये आयोजित होगा, बाद में इसकी डिटेल हो जाएगी। तो 6 देश कौन शामिल होने वाले थे ब्रिक्स में, तो ये हमारी डिटेल है। और किसने मना कर दिया? तो अर्जेंटीना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। PM मोदी BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी के नाम से, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो UAE अबू धाबी में। मतलब मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, तो उनको आमंत्रण भेजा गया है भारत। सेंट्स ऐप का संबंध किससे है? तो अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने हेतु। तो अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज को साझा करने के लिए एक नया ऐप बना रखा, सेंट्स ऐप। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। डेजर्ट साइक्लोन 2024 क्या है? तो भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान में होने जा रहा है, डेजर्ट साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है? तो इसका आंसर है पिंकी। ऑस्कर अवार्ड विजेता डॉक्यूमेंट्री इस्माइल पिंकी की किरदार निभाया था जिन्होंने, उनको बनाया गया है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे दिया गया इस बार? तो प्रोफेसर BR कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो श्री अन्न योजना मध्य प्रदेश की है, रानी दुर्गावती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माउंट लेवाटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट किस देश में हुआ है? तो इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है इस बार। तो लाकी ज्वालामुखी या माउंट लेवाटोबी ज्वालामुखी जो नया सुर्खियों में आया है, वो है आपके इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में। किस राज्य के काला चावल को, मतलब काला नूनिया इसे कहा जा रहा है, और कोड़ियाल साड़ियों को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के काला नूनिया चावल को और कोड़ियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। इसरो द्वारा, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा POEM-3 पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो PSLV C-15। तो ध्यान रखिएगा, PSLV काफी सुर्खियों में था अभी, C-15
और अंतरिक्ष में ब्लैक होल की जांच के लिए जो अभी उपग्रह भेजा गया था वो भी PSLV-58 से भेजा गया था, और ये भी यानी POEM-3 पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, ये भी PSLV-58 से भेजा गया है, तो दोनों कॉमन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वीर गाथा का संबंध किससे है? वीर गाथा 3, वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कार्यों तथा कहानियों के विवरण को छात्रों के बीच प्रसारित करना, और ये रक्षा मंत्रालय तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई योजना है। इसमें जितने भी वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोग हैं, देश के लिए शहीद होने वाले लोग, और उनकी कार्यों तथा उनकी कहानी के विवरण को छात्रों के बीच प्रसारित किया जाएगा, एक प्रोग्राम है भारत सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का पहला चंद्र मिशन पेरेग्रीन 1 किस देश द्वारा भेजा गया? तो अमेरिका के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। चक्रवात अल्वारो अभी 2024 में सुर्खियों में था, चक्रवात अल्वारो, तो ये कहाँ आया था? तो ये मेडागास्कर में। मेडागास्कर अफ्रीका के यानी हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 9वें नंबर का है, कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है फरीदाबाद, हरियाणा में 17 से 20 जनवरी के बीच ये हुआ है 2024 में। योग्यश्री पहल का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल सरकार ने ये योजना चलाई है, योग्यश्री पहल। उद्देश्य क्या है? SC/ST छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, मतलब उन्हें एजुकेशन के क्षेत्र में या फिर अन्य रोजगार के क्षेत्र में उनके लिए कुछ काम किए जाएं, इसके लिए चला रखी है पश्चिम बंगाल सरकार ने योग्यश्री पहल योजना। तो ठीक ठाक प्रश्न है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ड्रैगन 2024, सी ड्रैगन 2024 नौसेना अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है? तो USA, ये हुआ है गुआम, अमेरिका में। भारत और अमेरिका ने मिलकर किया है सी ड्रैगन 2024 नौसेना अभ्यास। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023-24 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य पूछा है इस बार? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। पूरा राज्य पूछे तो महाराष्ट्र, लेकिन पर्टिकुलर क्षेत्र पूछे, सबसे स्वच्छ शहर पूछे तो इंदौर, जो कि लगातार 7वीं-8वीं बार लगभग पहले स्थान पर आया है। और इसके बाद इस बार सूरत भी है, संयुक्त रूप से इंदौर मध्य प्रदेश का और सूरत गुजरात का, लेकिन अगर राज्य पूछे तो महाराष्ट्र होगा, ध्यान रखिएगा। और इसकी घोषणा हुई अभी 11 जनवरी 2024 को। इसका थीम क्या था? वेस्ट टू वेल्थ। अगर पूछे स्वच्छता सर्वेक्षण 2023-24 की थीम क्या थी, तो वेस्ट टू वेल्थ। और सबसे स्वच्छ शहर पूछे तो इंदौर ही है, इंदौर और सूरत, लेकिन अगर राज्य पूछे तो महाराष्ट्र। अच्छा, राज्यों जो मेन स्टॉप मतलब स्पॉट थे भारत में, वो इंदौर ही प्रथम स्थान पर माना गया, सूरत, नवी मुंबई, ग्रेटर विशाखापट्टनम और 5वां भोपाल, ये 5 टॉप के नाम थे, लेकिन राज्य की बात अलग प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने वाला भारत सरकार का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने का फैसला किया? वो है छत्तीसगढ़। तो इस योजना के माध्यम से हर साल वो छत्तीसगढ़ से सरकारी स्तर पर रामलला के दर्शन हेतु लोगों को भेजेगा। वर्तमान में लक्षद्वीप को इंटरनेट से जोड़ने हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? मोदी जी द्वारा लक्षद्वीप जाने के बाद या तो लक्षद्वीप की कायापलट होने वाली है या मालदीव की, ये तो वक्त बताएगा। मालदीव में राजनीतिक संकट छा रहा है, ये भी आप जान रहे होंगे, लेकिन फिलहाल इंटरनेट को, लक्षद्वीप को इंटरनेट से जोड़ने के लिए जो योजना चलाई है उसका नाम है KLISOFC, कोच्चि लक्षद्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। इसका मतलब है एक समुद्री क्षेत्र है लक्षद्वीप, और वहां पर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन के माध्यम से अधिक इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, उसके लिए एक नई योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट 2024 में भारत का स्थान इस बार कौन सा है? 80वां स्थान है, और प्रथम स्थान पर सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, स्पेन, ये सब रहे हैं पहले स्थान पर, और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है पासपोर्ट जारी करने के मामले में। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो दृष्टि 10। तो दृष्टि 10 इसको नाम दिया गया है। तो दृष्टि 10 क्या है? तो नौसेना में शामिल भारत का पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है पैराशूट हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश का पैराशूट हॉस्पिटल। लगभग 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 24 जनवरी 2024 को कौशल भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। कौशल
विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है कौशल भारत, कौशल भवन का उद्घाटन। अच्छा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध किससे है? ये भारत सरकार की नई योजना, इसमें है रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने से संबंधित। उद्देश्य क्या है कि घर में सोलर सिस्टम लगाकर लगभग 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना। अगर आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगाते हो तो एक तो आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी, उसके अलावा आपको भारत सरकार द्वारा सब्सिडी मिलेगी। तो रूफ टॉप सौर ऊर्जा स्थापित करनी, हर घर में सौर ऊर्जा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां खंजर अभियान 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024। 11वां खंजर अभियान कब हुआ है? तो 22 से 3 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। किसके मध्य आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है भारत किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के मध्य आयोजित हो रहा है और ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है 11वां खंजर अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय मतदाता यानी 24 जनवरी, हर वोट को गिनना, कोई भी मतदाता पीछे न छूटे। इस बार इसकी थीम ये रही है, हर वोट को गिनना, कोई भी मतदाता पीछे न छूटे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। माई स्कूल माई प्राइड ये अभियान चल रहा है अभी, तो किस राज्य ने शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश में। बीसीसीआई द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया? तो शुभमन गिल। बीसीसीआई का है, ध्यान रखना, आईसीसी के नहीं। और अनुवादिनी ऐप का संबंध किससे है? तो शिक्षा में बहुभाषावाद, 22 भाषाओं का डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य, अनुवादिनी ऐप। तो बहुत सारे ऐप यहाँ पर जो इस क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचे हैं। जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित जनगणना करने वाला बिहार के बाद दूसरा राज्य पूछा है इस बार। पहला राज्य तो बिहार है, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। 19-20 जनवरी 2024 को कंपाला युगांडा अफ्रीका में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं बैठक में भारत ने किसने भाग लिया था भारत की तरफ से? तो है एस जयशंकर, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। इस बार गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी भारत के साथ विकासशील देशों के वो सारे सदस्य, इसका सम्मेलन 19वीं बैठक हो रही है अफ्रीका के युगांडा में, कंपाला में। तो एस जयशंकर इसमें शामिल थे, विदेश मंत्री भारत के। विषय क्या था इसका? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग। और कुल सदस्य 120 हैं इसमें, और 16 सदस्य पर्यवेक्षक के रूप में भूमिका निभाते हैं उसमें। ये था नाम NAAM के नाम से फेमस है, NAAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष। 1955 में बांडुंग में पहली बार सम्मेलन हुआ था और 1961 में पहला अधिवेशन हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 आ गया, आप ध्यान रखना। इससे पहले भोपाल में हुए थे 2023 के, तो इस बार ये तमिलनाडु में होने जा रहे हैं। और मदुरै कहाँ कहाँ होंगे? चेन्नई शहर में, मदुरै में, त्रिची और कोयम्बटूर, 4 शहरों में होंगे तमिलनाडु के। शुभंकर है इनका वीरा मंगई वेलु नचियार। और 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी लगभग आज समाप्त है इनका। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है, और उनके 4 शहरों में। इससे पहले भोपाल में हुए थे 2023 के। चलिए आगे बढ़ते। खेल पुरस्कार का प्रश्न अब यहाँ पर मेरे पास है। खेल पुरस्कार 2023 और 24, चूंकि बहुत सारे खेल पुरस्कार अभी सुर्खियों में है, उसमें भी अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। ये 2 बड़े नाम हैं जिन्होंने इस बीच बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2 बड़े नाम, दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो एशियन गेम्स में इन्होंने क्या किया था? हांगझोउ में बैडमिंटन में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता था इन्होंने, ये उपलब्धि इनके नाम थी। सात्विक और चिराग शेट्टी को ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न, और अब तक कुल 5 बैडमिंटन खिलाड़ियों को, 2 बैडमिंटन खिलाड़ी तो ये हो गए जो इस बार इन्हें जीता है, फिर खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो कौन है वो 5 बैडमिंटन खिलाड़ी? टोटल देख लेते हैं एक बार। मतलब इसके अलावा टोटल 7 होगी इसका मतलब। पुलेला गोपीचंद 2001 में, साइना नेहवाल 2010 में, PV संधू और 2016 में, प्रमोद भगत 2021 में, कृष्णा नागर 2021 में, ये 2। और इसके बाद 2 ये बड़े नाम हैं। टोटल 7 खिलाड़ी होंगे अब तक बैडमिंटन में खेल रत्न से सम्मानित होने वाले। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पुरस्कार विजेता, अच्छा ये तो था आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार।
अब अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की बारी आ रही है। यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार विजेता होना था, अर्जुन पुरस्कार विजेता देख लेते हैं, ये आपने पढ़ भी लिया होगा। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार किस किसने जीते हैं? तो क्रिकेट में मोहम्मद शामी काफ़ी सुर्खियों में थे, इस वजह से हम लोग। तीरंदाजी में हर खेल में अलग अलग खिलाड़ी, तीरंदाजी में ओजस प्रवीण देवताले, एथलेटिक में एम श्री शंकर और पारुल चौधरी, मुक्केबाजी में मोहम्मद हुसामुद्दीन, शतरंज में आर वैशाली और घुड़सवारी में अनुस अग्रवाल। जितने भी जो खिलाड़ी जिस जिस खेल में है वो सब नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। घुड़सवारी में दिव्य कीर्ति सिंह, पहली बार घुड़सवारी में किसी महिला ने ये अर्जुन पुरस्कार जीता है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्फ में दीक्षा डागर, हॉकी में कृष्णा बहादुर पाठक, पुखराम बम और सुशीला चांद, कबड्डी में पवन कुमार रितु नेगी, खो खो में नसरीन, टेनिस में लॉन बाउल्स में पिंकी, शूटिंग में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और ईसा सिंह, डबल मिक्स। अच्छा, स्क्वैश में हरिंदर पाल सिंह संधू, टेबल टेनिस में अहिंका मुखर्जी, कुश्ती में सुनील कुमार और अंतिम बघाल, और उसके बाद वुशु में नाओरेम रोसिबिना देवी, पैरा तीरंदाजी में शीतल देवी, बहुत महत्वपूर्ण शीतल देवी का योगदान है, कश्मीर की हैं, 2 एक साथ पदक मिले थे पैरा तीरंदाज में। अच्छा, ब्लाइंड क्रिकेट में इलूरी अजय कुमार रेड्डी को और पैरा कैनोइंग में प्राची यादव। ये हैं वो 26 खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो इस बार अर्जुन पुरस्कार लगभग 26 खिलाड़ियों को मिला था, तो उनकी लिस्ट थी ये। इसमें नंबर 20 ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल नाम है, इस वजह से 26 टोटल है। तो टोटल खिलाड़ी अगर पूछे अर्जुन तो 26 खिलाड़ी। द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये 3 बड़े नाम, गणेश प्रभाकरन मलखम्ब खिलाड़ी, महावीर सैनी पैरा एथलीट और ललित कुमार कुश्ती, और चौथे आरबी रमेश शतरंज, 5 खिलाड़ी टोटल, और शिवेंद्र सिंह हॉकी। ये इनके खेल और इनके नाम, 5 और खिलाड़ी जो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं। यानी 26 अर्जुन, 5 द्रोणाचार्य पुरस्कार और 2 ध्यानचंद यानी खेल रत्न। उसके बाद द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी की बात करेंगे तो 3 नाम आ रहे हैं यहाँ पर, जसकिरण सिंह ग्रेवाल गोल्फ, भास्करन ई कबड्डी और जयंत कुमार पुछीलाल टेबल टेनिस। और ध्यानचंद लाइफ टाइम पूछेगा, वो स्पेशल कैटेगरी थी लाइफ टाइम कैटेगरी, और ये ध्यानचंद लाइफ टाइम, तो इसमें 3 बड़े नाम फिर से हैं, कविता कबड्डी और मंजूषा कुमार बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा हॉकी। तो ये थे खेल पुरस्कार, ध्यानचंद यानी खेल रत्न, और अर्जुन, द्रोणाचार्य स्पेशल कैटेगरी, ये सब पुरस्कारों की लिस्ट हमारे पास थी। 26 अर्जुन पुरस्कार और 2 खेल रत्न पुरस्कार हमारे पास थे। अच्छा, उसके बाद पद्म पुरस्कार 2024, यानी पद्म पुरस्कार में भी विशेषकर हमने देखना था कि एक तो भारत रत्न जो पहले ही दे दिया गया था कर्पूरी ठाकुर जी को, उनका डिटेल पढ़ लिया था हमने। इसमें पद्म पुरस्कार की बात करें तो 2024 में भारत रत्न तो एक कर्पूरी ठाकुर जी को मिल गया था। कुल विजेता इस बार इनके अलावा, मतलब ये तो खैर भारत रत्न एक ही व्यक्ति हैं, और 132 लोगों को कुल पद्म पुरस्कार मिले हैं, उसमें कुल 30 महिलाएं हैं। इसमें भी 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और पद्मश्री, 110 लोगों को पद्मश्री मिला है इस बार। तो एक नज़र डालते हैं हल्का फुल्का पद्म विभूषण जो है, 5 बड़े नाम, उसमें वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामले आंध्र प्रदेश के हैं, बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्यकर्ता हैं बिहार के, चिरंजीव कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के, वैजयंती माला बाली कला के क्षेत्र में तमिलनाडु की, और पद्मा सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में तमिलनाडु। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आया रहा है इस बार, और एक बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्यकर्ता बिहार के। चलिए, 5 बड़े नाम पद्म विभूषण में। पद्म विभूषण की लिस्ट है यहाँ पर, अब पद्म, ये विभूषण था तो ये पद्म भूषण होना चाहिए, पद्म भूषण की लिस्ट है हमारे पास यहाँ पर। तो ये पद्म भूषण 17 पुरस्कार हैं। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी सार्वजनिक मामले और न्यायाधीश केरल की हैं। एम फातिमा बीबी बहुत बचपन से पढ़ते रहते हम लोग, न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला। अच्छा, होरमुस जी एन कामा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र के, मिथुन चक्रवर्ती जी कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के, सीताराम जिंदल व्यापार और उद्योग कर्नाटका, यांग लीव व्यापार और उद्योग ताइवान विदेश के, श्री अश्विन मेहता जी दवा महाराष्ट्र, श्री सत्यव्रत मुखर्जी सार्वजनिक मामले पश्चिम बंगाल। 17 नाम जो आ रहे हैं यहाँ पर वो है श्री राम नाइक सार्वजनिक मामले महाराष्ट्र, तेजस पटेल दवा गुजरात, ओलानचेरी राजगोपाल सार्वजनिक मामले केरल, और तोमदान रिम्पोचे आध्यात्मवाद लद्दाख के, प्यारेलाल शर्मा जी महाराष्ट्र कला के क्षेत्र में, उषा उथुप कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, और चंद्रशेखर ठाकुर दवा के क्षेत्र में बिहार, और विजयकांत कला के क्षेत्र में तमिलनाडु।
और कुंदन व्यास साहित्य शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में महाराष्ट्र के, और श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालु राजदत्त कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र। ये वो 17 नाम है जिन्हें पद्म भूषण दिया गया था। और पद्मश्री प्राप्त करने वाले 110 नाम की लिस्ट तो यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन कुछ खास पद्मश्री में एक तो उत्तराखंड के मूल के हैं यशवंत सिंह कठौत जी, इसलिए हम चूंकि उत्तराखंड में हैं इस वजह से यहाँ पर पहले ही नाम उन्हें कवर कर दिया हमने। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड के रहने वाले श्री यशवंत सिंह कठौत, इतिहासकार और साहित्य और पुरातत्वविद। अच्छा, इनके बारे में हमने उत्तराखंड में वीडियो में पढ़ लिया था। अब खेल के बारे में देखें, खेल में कितनों को मिला इस बार पद्मश्री। रोहन बोपन्ना को मिलना ही था, टेनिस कर्नाटका के हैं। जोत्सना चिनप्पा स्क्वैश तमिलनाडु। उदय विश्वनाथ देशपांडे मलखम महाराष्ट्र के खिलाड़ी। गौरव खन्ना बैडमिंटन उत्तर प्रदेश। सत्येंद्र सिंह लोहिया तैराकी मध्य प्रदेश। पूर्णिमा महतो तीरंदाजी झारखंड। हरविंदर सिंह हॉकी दिल्ली। ये वो खिलाड़ी दिख रहे हैं जो खेल में जिन्हें पद्मश्री मिला है। ध्यान रखिएगा, खेल को ज़्यादा पॉइंट आउट करता है। बचपन में यहाँ पर जो भविष्य में एग्जाम होने जा रहे हैं अभी आजकल, तो उसमें ये 7 खिलाड़ी खेल के संबंध में जिन्हें पद्मश्री मिला है वो है। ऐसे ही कृषि के क्षेत्र में देखते हैं योगदान के लिए पद्मश्री मिला जिन्हें सर्वेश्वर बसुमातारी असम। सत्यनारायण बेलेरी केरला। सुश्री चेल्लमल अंडमान निकोबार। सुश्री यानुंग जम्मू लेगो अरुणाचल। और श्री संजय अनंत पाटिल गोवा। ये 5 खिलाड़ी कृषि के क्षेत्र में जिन्हें ये सब मिला हुआ है। अलग अलग कवर कर रखा है यहाँ पर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग में जिन्हें मिला है वो है नारायण चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल। राजजेत चौधरी उत्तर प्रदेश। शैलेश नायक दिल्ली। श्री हरिओम हरियाणा के। श्री एकलव्य शर्मा पश्चिम बंगाल के। श्री रामचंद्र सिहाग हरियाणा के। और श्री रवि प्रकाश सिंह मैक्सिको के। ये 7 और खिलाड़ी जिन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री मिला हुआ है। अच्छा, वैसे ही सामाजिक कार्यों में जो नाम है, पार्वती बरुआ असम की, और श्री दुखू माझी पश्चिम बंगाल। सुश्री चामी मुर्मू झारखंड। बहुत निम्न क्षेत्र में या बहुत विपरीत परिस्थिति में एक विशेष नाम दर्ज कराकर चामी मुर्मू और पार्वती बरुआ दुखी माझी इन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और शंकर बाबा पुंडलिकराव पापलकर महाराष्ट्र। के.एस. राजन्ना कर्नाटका। श्री संग थंकिमा मिजोरम पद्मश्री अवार्ड। श्री गुरविंदर सिंह हरियाणा। सोमन्ना कर्नाटका। सुश्री माया टंडन राजस्थान। सुश्री सामो वामुजो नागालैंड। और श्री जागेश्वर यादव छत्तीसगढ़। ये 11 नाम जिन्हें वर्ष 2023-24 का पद्मश्री पुरस्कार सामाजिक कार्यों के लिए मिला है वो नाम है। तो हमने सामाजिक कार्य निपटाया, विज्ञान और इंजीनियरिंग पढ़ा, कृषि पढ़ा और खेल पढ़ा जिनमें विशेषकर पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो इसमें बहुत सारे खिलाड़ी मतलब लोग हमने कवर कर लिए हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा पार्ट रहा पद्मश्री पुरस्कारों में वो रहा आपका कला के क्षेत्र में जिन्हें मिला है। तो बड़े बड़े नाम इसमें देखेंगे आप, बहुत सारे नाम एक साथ कवर करने जा रहे हैं हम लोग ऐसे कला के क्षेत्र में किन किन को मिला है। तो गोपीनाथ स्क्वैन उड़ीसा के। खलील अहमद, बद्रप्पन एम, कालूराम बामरिया, रेजवाना चौधरी, नसीम बानो कला के क्षेत्र में जिन्हें मिला है। रामलाल बारेठ, गीता रायवर्मन, सोमदत्त बट्टू, तकदीर बेगम, द्रोण भुइया, अशोक कुमार विश्वास, स्मृति रेखा चकमा, वेलु आनंद चारी, गुलाम नबी डार, महावीर सिंह गुड्डू, अनुपमा होस्कर, जानकी लाल, रतन कहार, दसारी कोडप्पा, विनोद मेहराना, उमा माहेश्वर और राजकुमार मल्लिक, बाबूराम यादव यूपी के, बालकृष्ण सदमन, जगदीश लाभ शंकर, लक्ष्मण तेलंग, नेपाल चंद्र सूत्रधार, उर्मिला श्रीवास्तव, गोदावरी सिंह, शेषमम पट्टी, टी शिवलिंगम, ओम प्रकाश शर्मा, मची हान सामा। तो ये बहुत सारे नाम जो आपको दिख रहे होंगे। तो ये सब कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें दिया गया। तो यहाँ पर 51 नाम 51 नाम कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए था। इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मेन बातें खासकर वही शुरुआत के पुरस्कार थे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, हालांकि हर पुरस्कार का एक विशेष महत्व है और जिन को ये पुरस्कार मिले हैं उनको हमारी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।